in the chapter again and open your NCERT book साइड बाय साइड और उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आ रही है उसको मार्क कर ले। ओके बेटे, वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक नाउ। ठीक है, डिफरेंशिएशन वर्ड का क्या मतलब होता है कि व्हेन द सेल इट बिकम्स मैच्योर एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है, जब कोई सेल जो है वो मैच्योर स्टेज पे पहुंच जाता है, यानी दे एंटर्स इनटू द स्टेज ऑफ मैच्योरेशन, और जैसे ही सेल जो है वो मैच्योरेशन की स्टेज पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो दे आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव, you can say मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज, नॉट रिप्रोडक्टिव, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज। ठीक है, कुछ समय के लिए सेल जो है वो बंद कर देता है और वो क्या करने लग जाता है, अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि वी हैव रूट सेल, तो यू नो दैट कि व्हेन प्राइमरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन रूट सेल, जब रूट सेल जो है उसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ होती है, तो उस समय वो कहते हैं कि जो रूट के सेल्स हैं, ठीक है, इनिशियली जो है उनकी लेंथ इंक्रीज होती है, रूट की लेंथ इंक्रीज होती है, but after a particular time period when they passes through their meristematic phase, then their, you can say, elongation phase, and as soon as they enter into their maturation phase, जैसे वो अपने maturation phase के अंदर enter करते हैं, तो उसके बाद जो है उनकी meristematic activity stop हो जाती है और ये cells जो हैं वो फिर क्या करने लग जाते हैं, अपने specific function perform करने लग जाते हैं। ठीक है, तो all of you know that the specific function of the root is absorption of water and minerals। तो इस तरह के जो सेल्स होते हैं they are known as the differentiated cells। इस तरह के जो सेल्स हैं उनको यहाँ पे नाम दिया गया है differentiated cells का। क्लियर बेटा? तो देखो इसमें उसने एग्जांपल्स बताए हुए हैं कि these differentiated cells, ठीक है, ये differentiated cells जो हैं वो या तो रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स हो सकते हैं, इनिशियली दे आर शोइंग द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज, बट व्हेन दे एंटर इनटू देयर मैच्योर फेज, तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी और वो क्या करेंगे, अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे। ठीक है, सेकंड हो सकता है शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स। तो देखो शूट एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स हैं उनका फंक्शन है elongation of the shoot, because later on this shoot has to be converted into stem। ठीक है बेटे, उसी तरह से कैम्बियम जो है अगर वो डिफरेंशिएट हो जाता है या मैच्योर हो जाता है, तो कैम्बियम जो है उसका, कैम्बियम टिश्यू का एक ही फंक्शन होता है प्लांट के अंदर कि वो क्या शो करता है, सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। ठीक है, हमेशा याद रखिए द वर्ड सेकेंडरी ग्रोथ इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ वुड। ठीक है, इनिशियली आपको एक शूट नजर आती है, देन दैट शूट इट कन्वर्ट्स इनटू द स्टेम व्हिच इज अ लिटिल बिट वाइडर देन द शूट, और बाद में एक स्टेम जो होता है उसमें जब अगेन एंड अगेन वुड फॉर्मेशन होता रहता है, देन दैट स्टेम इट चेंजेस इनटू अ ट्रंक। ठीक है, तो ओल्डर द ट्री बिगर विल बी द ट्रंक, जितना ट्री पुराना होता है उतनी ही ज्यादा उसका ट्रंक जो है वो थिक होता है, वाइडर होता है। तो ये पर्टिकुलर स्टेज पर सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, चाहे वो रूट एपिकल मेरिस्टेम के हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम के हैं और कैम्बियम के हैं, वो अपने सेकेंडरी फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाते हैं और इससे हम डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं, इस फेज को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है बेटे, अब उसने आपको बताया हुआ है कि ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो सम स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इफ यू ऑब्जर्व द रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, ड्यूरिंग देयर प्राइमरी ग्रोथ, तो इन सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म अबंडेंस में प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म इज देयर इन दीस सेल्स। पर जब वो कहता है कि रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम दे एंटर इनटू देयर डिफरेंशिएटेड फेज, ठीक है, तो उस समय जो उनके अंदर साइटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लाज्म है उसकी क्वांटिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो क्वांटिटी जो है उसकी कम हो जाएगी और जो प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल्स की तरफ चला जाता है एंड लार्जर कैविटीज आर क्रिएटेड। ठीक है, तो इमेजिन करिए कि इफ root cells they do not have cavities, then how can they involved in the transportation of water and minerals। ठीक है, तो इसी तरह से जाइलम एंड फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं कि भाई जाइलम जो है कैरीज वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम जो है वो क्या कैरी करता है, तो फ्लोएम जो है यहाँ पर फूड लेके जाता है। तो जाइलम एंड फ्लोएम दे आर ओनली ट्रांसपोर्टिंग these water and minerals as well as food because they have larger cavities,
and that is the reason that they enter into their differentiated phase, क्योंकि differentiated phase में प्रोटोप्लाज्म जो है वो बीच में से ड्राई अप हो जाएगा और वो साइड्स पे चला जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए नीचे उसने एग्जांपल दिया हुआ है ट्रैकरी एलिमेंट्स का। तो कहते हैं कि ट्रैकरी एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर जाइलम के एलिमेंट्स, जाइलम टिश्यू के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 ये जाइलम जो है टिश्यू जो है वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है एंड इट हैज 4 कंपोनेंट्स। ठीक है, these are tracheids, these are vessels, these are xylem parenchyma और these are the xylem fibers. Out of these tracheids and vessels, इनको हम ट्रैकरी एलिमेंट्स कहते हैं। तो कहते हैं कि ये ट्रैकरी एलिमेंट्स जो ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं इनमें साइटोप्लाज्म जो है वो लूज हो जाता है और पेरिफेरी की तरफ चला जाता है और लार्जर कैविटीज क्रिएट होती हैं और इसी वजह से ये ट्रैकरी एलिमेंट्स जो ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं वो वाटर को कंडक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डिफरेंशिएशन फेज इज कि जो पहले सेल के अंदर प्राइमरी सेल वॉल होती है बट लेटर ऑन दैट प्राइमरी सेल वॉल इट इज रिप्लेस्ड बाय अ सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, बाद में प्राइमरी सेल वॉल की जगह कौन ले लेता है, सेकेंडरी सेल वॉल ले लेती है और सेकेंडरी सेल वॉल को व्हेन यू ऑब्जर्व देन अलोंग विद द सेलुलोज के साथ साथ उसमें लिग्निन जो है वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपको हमेशा जो है जब आप डिफरेंशिएटेड सेल्स को देखेंगे तो उन सेल्स की जो सेल वॉल है उसमें लिग्निन भी प्रेजेंट होगा सेलुलोज के साथ। ठीक है, लार्जर कैविटीज होंगी ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर ट्रांसपोर्ट कर सके। ओके बेटा, तो डिफरेंशिएशन इज वेरी मच क्लियर। बस इतना याद रखेंगे कि जब सेल्स मैच्योर हो जाते हैं और अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज स्टॉप कर देती हैं, हमेशा के लिए नहीं, फॉर टेम्परेरी फेज ओनली, और अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाते हैं, देन सच टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम अगर डिफरेंशिएट होगा तो वो वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन करेगा। ठीक है, उसी तरह से शूट्स जो है वो जब डिफरेंशिएटेड फेज में पहुंच जाएंगी तो शूट्स जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्टेम प्रोड्यूस करेंगी और स्टेम जो है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लोएम टिश्यूज, और फ्लोएम टिश्यू जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा किसका, फूड का। क्लियर बेटे, तो डिफरेंशिएशन इज वेरी मच क्लियर। नाउ द अनदर टर्म इज डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डी डिफरेंशिएशन इट आल्सो डिराइव इट्स नेम फ्रॉम डिफरेंशिएशन। जैसे आपको पता है कि द डिफरेंशिएटेड सेल्स परफॉर्म ओनली स्पेसिफिक फंक्शन and it is not showing any meristematic activities। पर डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन में ये होता है कि ऐसा सेल जो एक बार डिफरेंशिएटेड बन चुका है यानी मैच्योर हो चुका है, तो मैंने आपको बोला था कि वो हमेशा अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी हमेशा के लिए लूज नहीं करता। ठीक है, तो when there is a demand in the plant body for growth again, तो differentiated cells they again start showing meristematic activities। ठीक है, तो वो सेल जो पहले डिफरेंशिएटेड हो चुके हैं वो सेल्स भी फिर से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह के फेस को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, जब सेल डिफरेंशिएट होने के बाद फिर से मेरिस्टेमेटिक बन गया है और उसने अपनी कैपेसिटी जो है डिवीजन की उसको फिर स्टार्ट कर दिया है क्योंकि प्लांट में रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए। तो दिस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। क्लियर बेटा, तो देखो इसमें अगर हमने एग्जांपल देना है डी डिफरेंशिएशन का, देन यू मस्ट टेक दिस एग्जांपल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, तो आपको पता है कि पैरेन्काइमा सेल्स आर द लिविंग टाइप ऑफ सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग सेल्स होती हैं, पर वो कहते हैं कि व्हेन देयर इज अ सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट, जब प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होनी है यानी गुड का फॉर्मेशन होना है, तो इन्हीं पैरेन्काइमा सेल्स में से जो कि डिफरेंशिएटेड हो चुके होते हैं, इन्हीं डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स में से फिर से नए मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनते हैं जो या तो कैम्बियम हो सकते हैं और इट में भी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या फिर इट में भी कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो ये सारे सेल्स जो हैं ये फिर प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं यानी वुड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कल भी आपको बताया था कि वेस्कुलर कैम्बियम इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ द वुड एंड कॉर्क कैम्बियम इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्क। ठीक है, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट कि भाई कॉर्क कैम्बियम का क्या फंक्शन होता है। तो देखो वेस्कुलर कैम्बियम अगर स्टेम जो है उसकी विड्थ को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ द स्टेम और गर्थ ऑफ द स्टेम, then the function of the cork cambium is it produce a protective layer cork
ओवर द आउटर सरफेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, जो ओल्डर स्टेम्स होते हैं उनके आउटर सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव एपिडर्मल लेयर आ जाती है जो उसको किसी भी तरह की बायोलॉजिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करती है। दैट इज नोन एज कॉर्क। तो कॉर्क कैम्बियम कॉर्क का फॉर्मेशन करता है। क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट इज रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएशन में क्या हुआ था, सेल ने मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज लूज कर दी थी और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। एंड डी डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, वो सेल जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा था यानी डिफरेंशिएटेड हो चुका था, मैच्योर हो चुका था, वो फिर से अपने मेरिस्टेमेटिक फेज में एंटर कर गया और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज शो करने लग गया। अब वो कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन का मतलब है कि ऐसे सेल्स जो डी डिफरेंशिएशन फेज में चले गए थे, मतलब ऐसे सेल्स जो पहले तो डिफरेंशिएटेड थे और बाद में फिर मेरिस्टेमेटिक बन गए थे, तो वो सेल्स अब फिर से अगेन क्या बन जाएंगे, डिफरेंशिएटेड बन जाएंगे। ठीक है, तो रीडिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो सेल्स डी डिफरेंशिएशन फेज में है, जब फिर से वो डिफरेंशिएटेड बन जाती हैं और फिर से अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाते हैं, देन दे आर नोन एज रीडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, एन एग्जांपल इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। क्योंकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम जो है वो डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके वो सेल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, पर ऐसे सेल्स फॉर्म करते हैं जिनके अंदर फर्दर एबिलिटी नहीं होती टू डिवाइड अगेन, तो एंड दे आर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, तो दीस सेल्स आर नोन एज द रीडिफरेंशिएटेड सेल्स। क्लियर बेटा? फिर से बता रही हूँ कि भाई अगर डी डिफरेंशिएटेड सेल्स का एग्जांपल कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम है, तो देखो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम जो है वो बाद में क्या करेंगे, दे आर प्रोड्यूसिंग सच टाइप ऑफ सेल्स, ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करेंगे व्हिच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड अगेन। मींस ऐसे सेल फिर आगे जाके मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज शो नहीं कर पाएंगे, तो सच टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज द रीडिफरेंशिएटेड cells. Clear to all? Now certain important points are given in your book. I am reading it for you. So first point is growth in plant is open. ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो हमेशा ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ है। इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। ठीक है, तो कुछ केसेस में ये ग्रोथ जो है वो इनडिटर्मिनेट होती है और कई केसेस में ये डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। सेकंड कहते हैं कि डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स इज आल्सो ओपन। ठीक है, ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन का मतलब है कि थ्रू आउट द लाइफ टाइम प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती रहती है, पर ये जरूरी नहीं है कि एक डिटर्मिनेट फैशन में होगी या इनडिटर्मिनेट फैशन में होगी, कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है ग्रोथ का। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज कि डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज आल्सो ओपन। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक बार जो सेल डिफरेंशिएटेड फेज में चले गए हैं वो सेल्स द्वारा से मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हेनेवर देयर इज अ डिमांड इन द प्लांट बॉडी, तो अगेन द डिफरेंशिएटेड सेल्स दे बिकम द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ये डिफरेंशिएटेड सेल्स फिर से क्या बन सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी बन सकते हैं मैच्योर होने के बाद। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि थर्ड थिंग क्या है, सेल पोजीशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर आप रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स जो हैं उनको ध्यान से देखते हैं तो आपको पता है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स हैं वो लेटर ऑन डिफरेंशिएट होकर रूट कैप सेल्स बनाती हैं, और ये रूट कैप सेल्स जो हैं वो फिर पेरिफेरी मतलब आउटर साइड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और वहां जाके वो क्या करती हैं, एपिडर्मिस जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब रूट कैप के जो सेल्स हैं वही बाद में जाके एपिडर्मिस लेयर बनाते हैं और उसमें से फिर रूट हेयर्स निकलते हैं। ठीक है बेटे, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो इसको रीड कर लेंगे अच्छे से। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पर हूँ एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेवलपमेंट? यू हैव हर्ड दिस टर्म मेनी टाइम्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? तो कहते हैं कि डेवलपमेंट वर्ड का मतलब है ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गो थ्रू ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एक प्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लांट का जो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है उस दौरान प्लांट का जो सेल है वो जितनी भी चेंजेस में उसके अंदर हुई है वो सारी की सारी चेंजेस का सम टोटल जो है दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। तो यू नो दैट द लाइफ स्पैन ऑफ ए प्लांट इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। ठीक है, सबसे पहले एक सीड जो है वो जर्मिनेट करता है और उस सीड से फिर एक टेंडर प्लांट निकलता है, उसमें रूट्स एंड शूट्स होती हैं, वही प्लांट फिर एक ट्री बन जाता है
और वो ट्री ओल्डर होता जाता है अगेन एंड अगेन, और उसमें वुड फॉर्मेशन होता जाता है, और एक पर्टिकुलर स्टेज पर जो है वो ट्री जो है उसमें टाइम टू टाइम सीजनल वेरिएशंस आती हैं, लीव्स वगैरह चेंज होते रहते हैं, और एक टाइम पे ट्री जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये एंटायर लाइफ स्पैन जो है किसी भी प्लांट स्पीशीज का फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ द सीड के जर्मिनेशन से लेकर अप टू इट्स सीनेसेंस फेज, ठीक है। सीनेसेंस फेज इज दैट फेज दैट इज प्रायर टू डेथ। तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसकी लाइफ स्पैन के अंदर एक सीनेसेंस फेज होता है। जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होने वाली होती है तो उससे पहले का फेज जिसमें कि वो लिविंग स्पीशीज बहुत वीक हो जाती है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लगभग स्लो डाउन हो जाती हैं, दैट फेज इज नोन एज द सीनेसेंस फेज। तो कहते हैं कि पूरा लाइफ साइकिल जो है वो सीड जर्मिनेशन से लेकर सीनेसेंस फेज तक पर्टिकुलर प्लांट सेल में जो भी चेंजेस हुई हैं दैट कम्स अंडर द डेवलपमेंट, ठीक है। तो देयर इज वन फ्लो चार्ट विजिबल टू यू। तो देखो सबसे पहले किसी भी प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। आपको पता है कौन सी सेल डिवीजन होगी, तो यहाँ पे सेल डिवीजन माइटोसिस होगी, ठीक है बेटे। माइटोसिस होने के बाद प्लांट का जो सेल है उसमें प्रोटोप्लाज्म की क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक है। तो उसको उसने बोला हुआ है प्लाज्मेटिक ग्रोथ। अब देखो प्लांट सेल जो है वो अलग अलग फेसेस में एंटर करेगा, आपको पता है 3 फेसेस हैं ग्रोथ के। तो फर्स्ट फेज इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज से फिर वो एंटर करेगा कौन से फेज के अंदर, तो मेरिस्टेमेटिक फेज से वो एंटर करता है फिर इलॉन्गेशन फेज में, और इलॉन्गेशन फेज के बाद जो है इट एंटर्स इनटू द डिफरेंशिएशन फेज, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि इलॉन्गेटेड फेज के बाद डिफरेंशिएटेड फेज या मैच्योर फेज आ जाता है, और डिफरेंशिएशन के बाद जो है सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और एक मैच्योर सेल बन जाता है, ठीक है। एंड दैट मैच्योर सेल now the metabolic activities it becomes weaken in that mature cell and it enters into the last stage before the death, and that is known as senescence phase. And after the senescence phase it later enters into the मतलब डेथ की स्टेज में वो चला जाता है, उसके बाद जो है उस पर्टिकुलर प्लांट की डेथ हो जाती है। तो दिस इज द एंटायर स्कीम ऑफ डेवलपमेंट इन प्लांट्स, क्लियर बेटे। तो नेक्स्ट इज प्लास्टिसिटी एंड हेटेरोफाइली, ठीक है। प्लास्टिसिटी वर्ड का क्या मतलब है और हेटेरोफाइली वर्ड का क्या मतलब है। तो एज यू नो दैट प्लांट्स दे आर लिविंग इन डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट्स and they are coming in contact with different type of responses present in their environment, ठीक है। प्लांट जो है वो अलग अलग तरह के वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स को एंजॉय करते हैं, और हर एक हैबिटेट जो है उसकी कंडीशंस जो है वो डिफर करती है, क्लियर। तो इसीलिए कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो जो भी अपना ग्रोथ पाथवे फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें वेरिएशंस देखी जाती हैं, ठीक है। तो हर एक प्लांट ऑर्गन जो है वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर जैसे कंडीशंस प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग जिस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाता है, ठीक है। दे आर actually their ability to produce the different kind of structures in the plant species and that is known as plasticity, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी आपको जो है कुछ प्लांट स्पीशीज के लीव्स में नजर आती है। फॉर एग्जांपल हेटेरोफाइली फाउंड इन केस ऑफ कॉटन प्लांट, ठीक है। कोरिएंडर के अंदर लार्क्स पर जो है एक फ्लावर का नेम है जिसको हम टेक्निकल नेम डेल्फिनियम के नेम से जानते हैं। इफ यू वांट टू सी दैट फ्लावर तो आप सर्च करें लार्क्स पर या डेल्फिनियम डालकर गूगल पे एंड यू विल फाइंड आउट द पिक्चर, ठीक है बेटे। कोरिएंडर सबको मालूम है, कोरिएंडर इज धनिया एंड कॉटन जो है वो हमारे पास जो है कपास होती है, रुई होती है, ठीक है। तो अगर वो कहता है कि इफ यू ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स ड्यूरिंग द जुवेनाइल स्टेज, अगर आप इन प्लांट्स के लीव्स को जुवेनाइल स्टेज पे देखते हैं, आपको पता है द स्टेज दैट इज बिफोर द रिप्रोडक्टिव फेज इज नोन एज जुवेनाइल फेज, ठीक है। जब एक प्लांट अपने रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर होने वाला होता है तो उससे पहले का जो फेज है जिसमें प्लांट में सो मेनी मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस होती हैं, दैट फेज इज नोन एज द जुवेनाइल फेज, क्लियर। तो व्हेन यू ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स ड्यूरिंग द जुवेनाइल फेज व्हाट यू फाइंड that the shape of the leaves they are different in those plants which enters into the mature phase। तो अगर आप कॉटन के लीफ जो है वो जुवेनाइल फेज पे स्टडी करेंगे और कॉटन एक मैच्योर कॉटन के लीफ को देखेंगे तो दोनों में शेप्स में वेरिएशंस रहती है, ठीक है। तो आपको नीचे 2 पिक्चर्स नजर आ रही हैं, सी द कोरिएंडर लीव्स। कोरिएंडर लीव्स जो हैं वो जब अपने जुवेनाइल फेज में होते हैं तो उनकी शेप डिफरेंट होती है, and when they enter into their mature phase तो उनकी शेप डिफरेंट होती है,
ठीक है। और यहाँ साइड में आपको डेलिफिनियम का लीफ नजर आ रहा है। तो डेलिफिनियम का जो लीफ होता है उसमें भी कहते हैं कि जो वाटर में ग्रो करने वाली स्पीशीज हैं उनके लीव्स अलग होते हैं उन स्पीशीज के कंपैरिजन में जो कि लैंड के ऊपर ग्रो करती है। ठीक है। तो जैसा हैबिटेट है उसी तरह के प्लांट्स जो हैं उनके पार्ट्स जो है अपने स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। इस फिनोमेना को वी आर कॉल्ड इट एज प्लास्टिसिटी। क्लियर टू ऑल? तो यहाँ तक बेटे ये सारा जो था इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। ये टर्म्स आपको इसलिए बताई गई हैं ताकि बार बार जब टर्म्स यूज होंगी चैप्टर में तो यू मस्ट गेट फेमिलियर विद दिस टर्म्स। एंड आपको जो है यहाँ से पढ़ना शुरू करना है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से। ठीक है। दिस पोर्शन इज द comes under the revised syllabus from plant growth regulators. Earlier जो part है उसकी आपने reading कर लेनी है because later you have to set for some competitive exams. So I am not skipping that portion because it may be the part of the competitive exam too. Clear? So now we are starting with our revised syllabus and that is plant growth regulators. ठीक है। चैप्टर का नेम ही ये है plant growth and development. So there are certain chemicals involved in the plant growth and these are known as plant growth regulators. ठीक है। नाम से पता लग रहा है कि ऐसे केमिकल्स जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर सकते हैं they are known as the plant growth regulators or they are also known as the phytohormones. The word phytohormone is always used for plant. Clear बेटे? तो plant growth regulators जो हैं they are the small simple type of molecules. ठीक है। ये बहुत बड़ी डायमेंशंस नहीं रखते, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं और सिंपल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं बट दे हैव डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन। इनका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो वेरी कर सकता है। ठीक है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दे कुड बी एंडोल कंपाउंड्स। ठीक है। ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक होते हैं नेचर पे। ठीक है। सम ऑफ देम आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कहते हैं कि इफ दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एंडोल, अगर वो एंडोल के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे एंडोल कंपाउंड्स के अंदर। तो एंडोल जो है इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोल और योर केमिस्ट्री टीचर विल टेल यू व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोल कंपाउंड। ओके बेटे। तो एंडोल 3 एसिटिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको नाम दिया गया है IAA का। ठीक है। और कहते हैं कि फाइटोहार्मोन्स जो है वो एडेनाइन के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एडेनाइन। व्हाट इज एडेनाइन? तो एडेनाइन एक शुगर का नेम है। ठीक है। डीएनए में भी एडेनाइन प्रेजेंट होता है। नहीं, एडेनाइन इज नॉट अ शुगर। ठीक है। इट कम्स अंडर नाइट्रोजेनियस बेसिस। तो अगर वो एडेनाइन के डेरिवेटिव्स हैं तो उसमें भी फाइटोहार्मोन्स आ जाते हैं। एग्जांपल उसने दिए हुए हैं। दे में बी N6-फॉस्फोराइल अमाइनोपुरीन। ठीक है। और दे में बी किनेटिक्स। ठीक है। तो मैंने अब तक आपको ये बताया कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी द डेरिवेटिव्स ऑफ एंडोल, 3 एसिटिक एसिड और IAA. They may be derived from adenine, which is a nitrogenous base. It is also present in DNA too. And examples are N6-फॉस्फोराइल अमाइनोपुरीन, केराटिन। ठीक है। They may be the derivatives of carotenoids. ठीक है। कैरोटीनॉइड्स के भी डेरिवेटिव हो सकते हैं जैसे कि एब्सिसिक एसिड है। ठीक है। कुछ जो है वो टर्पीन्स भी हो सकते हैं जैसे कि जिबरलिक एसिड है और कुछ जो है वो गैसेस भी हो सकती हैं जैसे कि इथिलीन या फिर इथीन है। ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो गैसियस नेचर भी रखते हैं और वो जो है किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो कह सकते हो केमिकल्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट है। ठीक है बेटे। तो अब यहाँ तक करेंगे आज और इसको पढ़ लेंगे बच्चे सारे अच्छे से और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद ना वी विल टेक अनदर। ठीक है बेटा। ओके। अब मैं मीटिंग बेटे एंड नहीं कर रही हूँ। 11th क्लास के बच्चे जो है वो लीव कर जाएंगे मीटिंग को। ठीक है। बिकॉज 12th क्लास एंटर होने की कोशिश कर रही है तो आप 1 by 1 करके लीव कर जाए मीटिंग। थैंक यू सो मच। रिवाइज योर चैप्टर, लेट मी नो द डाउट्स। Okay, thank you.